मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हुरम की बात पर वो झटके से उठ खड़ा हुआ था। क्या कह रही हैं आप मैम, होश में तो हैं? आदिल ने सख्ते के आलम में कहा। उसे हुरम से कहाँ उम्मीद थी इस बात की। हाँ बिल्कुल होश में मैं हूँ आदिल। हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ आदिल। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। हुरम ने अपनी बात दोहराई। ये मुमकिन नहीं है, आदिल ने स्पार्ट लहजे में कहा। क्यों मुमकिन नहीं है? हुरम ने नासमझी से पूछा। क्योंकि वो इंसान जो पहले ही किसी और को दिल में बसाए बैठा है, आप उससे कैसे निकाह कर सकती हैं? वो इंसान आपको कभी आपके हकूक़ नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे और आपके स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। आप एक अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि मैं आपकी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली वर्कर हूँ। आदिल ने उसे उसका स्टेटस बावर करवाना चाहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आदिल, और ये सब दौलत तो दुनिया में ही रहेगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हुरम ने उसके पास आते हुए कहा। मैं मानता हूँ मैम, ये सब दुनिया का फ़ायदा है, लेकिन फिर भी जो आप चाह रही हैं वो इम्पॉसिबल है। ये कभी नहीं हो सकता। और आप मेरे बारे में जानती ही कितना है? आदिल ने सवालिया निगाहें उस पर मरकूज करते पूछा। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम पिछले 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, और किसी को भी जानने के लिए ये अरसा बहुत ज़्यादा है। और इस अरसे में मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। हुरम ने साफ गोई से काम लिया। अच्छा, तो आपके मुताबिक किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए इतना जानना काफ़ी है? आदिल ने मायनी खेजी से पूछा। किसी का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, तुम्हारे बारे में इतना जानना काफ़ी है। हुरम ने फिलफोर जवाब दिया। ओके, लेकिन मुझसे शादी करके आपको क्या मिलेगा? आदिल ने जांचती निगाहों से उसे देखते पूछा। एक मुखलिस, वफादार और अच्छा इंसान। हुरम के पास भी हर सवाल का जवाब था। यह आप सोचती हैं, लेकिन मैं किसी को दुख और दर्द तो दे सकता हूँ, मगर और कुछ नहीं। इसलिए मैं आज तक हर इंसान से दूर रहा हूँ। मैं अपनी ज़ात से किसी को अजियत नहीं दे सकता अब। आदिल का लहजा पुरनम हुआ था। न जाने क्यों वो उसकी बात पर नज़रें झुका गया। अच्छा, तो इस तरह खुद को अजियत देकर कौन सा नेक काम कर रहे हो तुम? तुमने उस लड़की से मोहब्बत की और उसे उसकी खुशी की खातिर छोड़ दिया, लेकिन खुद को इस तरह अजियत देकर तुम अपने खुदा को नाराज़ कर रहे हो। जब किसी की खुशी के लिए कुर्बानी दी जाए तो रोया नहीं जाता उस पर फिर। हुरम ने धीमे लहजे में उसे समझाना चाहा। जी मैम, आपको आपकी बात का जवाब मिल चुका है। मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। अब चलता हूँ। आदिल को मज़ीद बहस करना मुनासिब ना लगा, इसलिए बात को ख़त्म करते बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। रुको आदिल, बातें अधूरी मत छोड़ा करो। आज इस बात को ख़त्म करके ही जाओ। हुरम की आवाज़ हुरम की आवाज़ पर वो अपने बढ़ते कदमों को रोकता पलटा था। कैसी अधूरी बात? आदिल ने नासमझी से पूछा। आज मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन थी, हुरम ने स्पार्ट लहजे में कहा। ओके, आप जानना चाहती हैं ना, तो सुने। वो लड़की बचपन से मेरी मंगेतर थी, लेकिन मेरे जान से अजीज अब्बा ने उसे गैरत के नाम पर किसी और के नाम कर दिया, और मैं चाहने के बावजूद उसे वापस ना ला सका। वो लड़की जिसे मैंने बचपन से अपना समझा, अपना नाम हमेशा उसके नाम के साथ सुना, जिससे आखिरी हद तक मोहब्बत की, कभी खोने का खौफ ना था। मैं पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री गया, इस यकीन के साथ कि वो मेरी है, और उसे तो मेरे नाम की अंगूठी भी पहना दी गई थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे वापसी में इतनी देर हो जाएगी कि उसे खो दूंगा। मैं उसे उस शख्स से भी आज़ाद करवा लेता, लेकिन वो खुश थी, और उसकी खुशी ने ही मुझे दगा करने से रोक दिया, वरना मैं आयशा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं तो अपनी मोहब्बत को पाकर खो चुका हूँ। इससे ज़्यादा दर्द और क्या हो सकता है? आज पहली दफ़ा आदिल खान ने उससे ऊंची आवाज़ में बात की थी। क्या वो खुश है वहाँ? हुरम ने डरते हुए पूछा। जी वो खुश है उस इंसान के साथ, अभी बताया तो है आपको, आदिल ने धीमे लहजे में कहा। तो जब वो खुश है तो तुम क्यों रोग लगाए बैठे हो खुद को? तो जब वो खुश है तो तुम क्यों खुद को रोग लगाए बैठे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो खुश है। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, हुरम ने हतमी लहजे में कहा। क्या किसी को भूल जाना इतना आसान होता है हुरम जी? आदिल ने तल्ख लहजे में पूछा। मैं जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन आदिल, हम जिंदगी में बहुत बार गिरते हैं, और तब हम पर ही मुनहसर होता है कि हम गिरे रहकर लोगों को मजाक बनाने का मौका दें, या खुद को मजबूत बनाकर फिर से उठ खड़े हों। अगर हम यूं ही गिरे रहेंगे तो लोग हमें रोंद कर आगे बढ़ जाएंगे, और हम रोते ही रह जाएंगे, हुरम ने नम लहजे में उसे समझाया। लेकिन कोई आगे बढ़ना ही ना चाहे तो? आदिल ने एक और सवाल दागा।
तो वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। ये ज़िंदगी है, कोई खेल नहीं है। और ये ज़िंदगी हर काम वक्त पर हो तो ठीक चलती है, वरना ये हमें ज़लीलो ख्वार कर देती है। और गुज़रा हुआ वक्त कभी पलट कर नहीं आता। अगर उस वक्त इसकी कदर ना की जाए तो वक्त हमें बर्बाद कर देता है। फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। और अल्लाह ने तो खुद फरमाया है, वो तब तक किसी की हालत नहीं बदलता जब तक वो इंसान खुद ना चाहे। आगे बढ़ो आदिल, किसी ज़िंदगी ना किसी के आने पर रुकती है और ना किसी के जाने पर। हुरम ने उसे ज़िंदगी की हकीकत से रोशनास करवाया। मैं जानता हूँ मैम, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं उसे भूल नहीं पा रहा, आदिल ने बेबसी से कहा। क्योंकि तुम भूलना ही नहीं चाहते हो उसे। हुरम की बात पर आदिल ने नज़रें चुराई थी। जिस दिन तुम खुद को इस बंद खोल से निकालने की पहली कोशिश करोगे, उस दिन तुम सब भूल जाओगे आदिल। वो तुम्हारे लिए नामहरम, अब वो किसी और के निकाह में है। उसको इस तरह दिल में बसाए रखने से तुम अल्लाह के नज़दीक गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो। हुरम ने फिर से कोशिश की। वो आदिल को नॉर्मल देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो भी नॉर्मल लाइफ गुजारे। जी मैम, मैं कोशिश करूँगा, आदिल ने नज़रें झुकाते हुए कहा। और मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। बस एक काम करना आदिल, अल्लाह को तलाश करना। और जिस दिन तुम अल्लाह को तलाश कर लोगे, कोई गम गम नहीं रहेगा। मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का। हुरम ने पुरुमीद लहजे में कहा। इंशाल्लाह मैम, क्या मैं अब जा सकता हूँ? उसने इजाज़त तलब की। जी ज़रूर। हुरम ने इस बात में सर हिलाते उसे जाने की इजाज़त दी। और वो परमिशन मिलते ही ग्लास डोर खोलता उठकर बाहर निकलता चला गया। और हुरम की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। वो खुश थी। आज पहली दफ़ा आदिल ने उससे इतनी तवील बात की थी। आज वो आदिल के खुद पर चढ़ाए खोल को तोड़ तो नहीं सकी, लेकिन चटखा ज़रूर चुकी थी। और उसे यकीन था वो एक दिन आदिल को इस खोल से ज़रूर आज़ाद करवा लेगी। डैड, मैं आदिल से शादी करना चाहती हूँ। हुरम ने मिस्टर लगारी के सामने अपनी बात रखी। और वो उसकी बात पर थोड़े शौक भी हुए थे। ये क्या कह रही हो बेटा? वो कभी नहीं मानेगा। और वो इंसान तो किसी से बात करना तो दूर, नज़र उठाकर भी नहीं देखता उसे। तो क्या वो तुमसे शादी करने पर राज़ी हो जाएगा? मिस्टर लगारी जानते थे कि आदिल किस किस्म का इंसान है, इसलिए बगैर कोई ओवर रिएक्ट किए उन्होंने संजीदगी से पूछा। डैड, उसकी टेंशन ना ले, मैं उसे राज़ी कर लूँगी, हुरम ने लापरवाही से कहा। लेकिन बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने फ़ैसले पर एक बार फिर गौर करना चाहिए। हम उसके बैकग्राउंड हम उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। कौन है वो, कहाँ से आया है? मिस्टर लगारी ने फिक्रमंदी से कहा। लेकिन डैड, वो 5 साल से हमारे पास जॉब कर रहा है, इतना तो यकीन कर सकते हैं ना हम उस पर, हुरम ने पुरयकीन लहजे में कहा। जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। आदिल अच्छा लड़का है, लेकिन उसका बैकग्राउंड हम नहीं जानते, इसलिए तुम्हें कह रहा था। लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो तुम चाहोगी वही होगा। अब दानियाल की शादी के बाद तुम्हारे बारे में सोचते हैं। फ़िलहाल तुम पैकिंग कर लो, हमें कल पाकिस्तान के लिए भी निकलना है। मिस्टर लगारी उसे गले लगाते शफीक लहजे में बोले। थैंक यू डैड, मैं जानती थी कि आप कभी मना नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डैड, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। वेलकम माय डॉल, अल्लाह से दुआ है मेरी कि मेरी गुड़िया हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मिस्टर लफा मिस्टर लगारी ने शफकत से उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। हुरम में तो उनकी जान बसती थी, वो कैसे ना मानते। आमीन, और अल्लाह मेरे डैड को भी हमेशा हैप्पी रखें, हुरम ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। बड़ा प्यार आ रहा है डैड पर, खैरियत तो है? कमरे में दाखिल होती मिसेस लगारी ने मुस्कुराते हुए मशकूक लहजे में कहा। डैड, कोई जेलस हो रहा है, हुरम ने मिसेस लगारी को आंख का इशारा करते हुए कहा। हम क्यों जेलस होने लगे भाई? डैड और बेटी का मामला है, हम कौन होते हैं आप दोनों के बीच में आने वाले? मिसेस लगारी तप कर बोली। हाउ स्वीट मम्मा, कितनी अच्छी लगती हैं ना आप गुस्सा करते हुए, हुरम ने उनके पास आकर उनके गिर्द बाहें डालते हुए कहा। मक्खन ना लगाओ मुझे, जाओ अपने डैड के पास ही, मिसेस लगारी ने मसनूई गुस्से से कहा। ओहो मम्मा, क्यों गुस्सा करती हैं? डैड भी तो आपके ही हैं, हुरम ने मायनी खेजी से कहा। तो उसकी बात पर मिस्टर लगारी ज़ोर से हंसे, जबकि मिसेस लगारी ने खफकी से उसकी तरफ देखा। अब बस कर दें, कितना घूरेंगी बच्ची को? मिस्टर लगारी ने उन्हें मुसलसल हुरम को देखते अपनी हंसी दबाते हुए कहा।
आप तो चुप ही हो जाएं, मैं अब अपनी बच्ची को देख भी नहीं सकती क्या? हद हो गई है, मिसेस लगारी तड़क कर बोली। हूरम जानती थी अब उनकी स्वीट सी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती उसने मिसेस लगारी को पुकारा। मम्मा, क्या आप पैकिंग करवा देंगी मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखूं और क्या ना रखूं। हूरम ने बेबसी से कहा। हाँ बेटा, चलो मैं करवा देती हूँ तुम्हारी पैकिंग, वैसे भी अभी मैं फ्री हूँ, मिसेस लगारी ने नर्म लहजे में कहा, और हूरम को लिए कमरे से निकल गई। लेकिन मिस्टर लगारी को खा जाने वाली नज़रों से घूरना नहीं भूली थी। मिस्टर लगारी हमेशा की तरह उनके इस तरह देखने पर मुस्कुरा दिए। आखिरी और पहली मोहब्बत जो थी वो उनकी। खान हवेली में उस वक्त बहुत चहल पहल थी, हर कोई यहाँ वहाँ भागता नजर आ रहा था। हर एक का अपना ही मसला था। किसी के कपड़े नहीं सिले थे अब तक, तो किसी की मैचिंग ज्वेलरी नहीं थी, तो किसी की अब तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। आज मायों का फंक्शन था और अब फंक्शन थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ की आमद जारी थी। रुहाब और रुबाब को सुबह ही पार्लर भेज दिया गया था। मायों का फंक्शन कंबाइन खान फैमिली में रखा गया था। निकाह सुबह ही सादगी से करवा दिया गया था। आयशा और हैशम खान दरवाजे पर खड़े मेहमानों का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ थे, जबकि दानियाल और हाजिम स्टेज पर बैठे बातें करने में मसरूफ़। हूरम मिस्टर एंड मिसेस लगारी के साथ बैठी इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मशगूल थी। जब दरवाजे से दाखिल होती रुबाब और रुहाब को देखकर वो जल्दी से उनकी जानिब बढ़ी थी और फिर दुपट्टे के साए तले फूलों के जेवर पहने पीले जोड़े में मलबूस सहज सहज कर कदम उठाती वो दोनों स्टेज तक पहुंची थी। फिर उन्हें हाजिम और दानियाल के बराबर बिठा दिया गया। कुछ ही देर में रस्में शुरू होने वाली थी। हैशम खान मेज़बानी का फ़र्ज़ बखूबी निभा रहा था। इस काम में आयशा उसका साथ देने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कमी थी तो सिर्फ एक इंसान की, और वो था ज़यान। लेकिन कोई उस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता था, कोई भी, क्योंकि इस खुशी के मौके पर कोई उसे गमगीन नहीं करना चाहता था। हाजिम की मुस्कुराहट थी कि थमने का नाम ना ले रही थी। उसे मुसलसल मुस्कुराते देख जोया ने पुकारा। हाजिम, माना कि तुम्हारी मायों हो रही है, लेकिन अगर तुम यूं ही मुस्कुराते रहे ना तो सब गेस्ट तुम्हारी जहनी हालत पर शक करने लगेंगे। जोया की बात पर फौरन उसके लब सिमटे, लेकिन अगले ही लम्हे वो ज़ोर से हंसा था। क्या करूं भाभी, सोच रहा हूँ जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लूं, बाद में मौका मिले या ना मिले। हाजिम ने साथ बैठी रुबाब को देखकर मायनी खेजी से कहा। क्यों नहीं मिलेगा, इतनी प्यारी तो है हमारी रुबाब, खुश रखेगी तुम्हें। जोया ने मोहब्बत से रुबाब की तरफ देखते हुए कहा। जोया की बात पर रुबाब ने शर्म से अपनी नज़रें झुकाई थी। आखिर पसंद किसकी है भाभी? हाजिम ने फर्जी कॉलर झाड़ा था। है किसी निकम्मे की, आयशा ने भी हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। भाभी, अब आप तो ऐसा ना कहे ना, कितने मेहमान हैं यहाँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। अब आपका देवर मायूंशुदा हो चुका है। हाजिम ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते फिक्रमंदी से कहा, और उसकी बात पर सबने ज़ोर से कहकहा लगाया। रुहाब ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब दानियाल की बात पर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। एक बात बताओ रूही, क्या ये गेंदे के फूल फ्री में मिल रहे थे जो फूलों की दुकान बंद कर आ गई हो तुम? दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरारती लहजे में कहा। उसकी बात पर रुहाब ने गुस्से से उसे घूरा और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते चुपके से अपने दुपट्टे में लगी पिन लगाकर जोर से उसे चबोई। और उसके चिल्लाने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। क्या हुआ दानियाल? आयशा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं भाभी, कुछ कुछ भी तो नहीं, दानियाल हकलाते हुए बोला। कितनी जालिम हो लड़की, इतना तो सोच लो कि अभी हमें सब देख रहे हैं, दानियाल ने तड़क कर कहा। तो आपको ख्याल रखना चाहिए था ना बोलने से पहले, रुहाब ने भी जवाब देना ज़रूरी समझा। अच्छा, शायद आप भूल रही हैं कि अब हम आपके शौहर बन चुके हैं, दानियाल ने उसे उसका रिश्ता याद दिलाना ज़रूरी समझा। तो अब सर पर बिठा लूँ क्या? ये मत सोचिएगा कि मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगी आपको, रुहाब ने खफगी से कहा। यार, ऐसा सोच भी कैसे सकता है मुझ जैसा मासूम इंसान, दानियाल बेचारगी से बोला। मासूम? और आप? वेरी फनी, जोक ऑफ द डे, सलाम है आपको, रुहाब ने कहका लगाते मुज़िका खेज अंदाज में कहा। शुक्र है तुम हंसी तो, सड़ियल कुकड़ी, वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम, दानियाल ने मोहब्बत से कहा। आई नो, फिर भी थैंक यू, रुहाब ने जैसे एहसान किया था
वेलकम मिसिस दानियाल। दानियाल ने सीने पर हाथ थोड़ा सा रख कर सर को खम करते हुए कहा, बस ज़्यादा ना बोलें अब। रुहाब ने जले कटे लहजे में कहा, बस कर दो रूही, क्या हर वक्त लड़ती रहती हो? बेचारा मासूम सा तो है। हाजिम जो कब से बैठा उनकी सुनगुन सुन रहा था, उन्हें मुसलसल लड़ते देख हंसते हुए बोला, बस कर दो तुम तो। जानती हूँ कितने मासूम हो तुम दोनों जैसे दो और इस दुनिया में आ गए ना तो दुनिया का निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। रुहाब ने तड़क कर कहा, बस कर दो रूही, सब देख रहे हैं। रुबाब ने उसका हाथ दबाते हुए धीमे लहजे में कहा। बोलते बोलते वो ये भी भूल गई थी कि आसपास खड़े मेहमान उसी की जानिब मुतवज्जो थे और अपनी हरकत पर वो शर्मिंदा हुई थी। खफकी से नज़रें झुका गई। फिर मायों की रस्म शुरू की गई। सब मेहमानों ने उन्हें उपटन लगाया और मिठाइयाँ खिलाईं। रस्म के बाद फ़ोटो सेशन स्टार्ट हुआ था। फिर खाना खाने के बाद सब मेहमान एक एक करके रवाना होते गए। मिस्टर एंड मिसेस लगारी भी यहाँ लाहौर में मौजूद अपने बंगले पर ही क़याम पजीर थे और लाहौर आकर सबसे पहले उन्होंने ज़ोया से माफ़ी मांगी थी। उनका बंगला गांव के करीब ही था तो वो भी जल्द ही चले गए, जबकि रुबाब यहीं रुहाब के साथ उसके कमरे में ठहरी थी। वलीद मलिक का बीमारी की वजह से 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था, तो कोई मर्द ना होने की वजह से रुबाब अपनी माँ के साथ खान हवेली में ही रुक गई। इस तरह एक खूबसूरत याद के साथ उस खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। लेकिन ज़ायान की कमी को हाजिम और रुहाब ने शिद्दत से महसूस किया था। रुहाब और रुबाब आज के फंक्शन को डिस्कस कर रही थी जब दस्तक पर दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुई। रुहाब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सामने खड़े हाजिम को देखकर मशकूक लहजे में गोया हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका लहजा स्पार्ट था। मैं तो तुम्हें देखने आया था। 2 दिन बाद तुम चली जाओगी, बहुत मिस करूँगा मैं तुम्हें। हाजिम ने नज़रें कमरे में दौड़ाते हुए कहा। ओह हेलो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, अंदर क्यों झांक रहे हो फिर? रुहाब जानती थी कि वो क्यों आया है, लेकिन वो रुहाब ही क्या जो मौके का फ़ायदा ना उठाए। रूही मेरी प्यारी बहन, बस एक दफ़ा मिलने दो, हाजिम ने मक्खन लगाते हुए कहा। हाजिम निकलो यहाँ से, चलो। रुहाब ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन हाजिम ने उसे दरवाज़ा बंद करने से रोका था। यार रूही, एक दफ़ा प्लीज़ यार, याद करो मैंने तुम्हें परसों तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ला कर दी थी, उसी के वास्ते मिलने दो। हाजिम ने एक दफ़ा फिर इसरार किया। भाई को बुलाऊं और ये लो अपनी चॉकलेट, एहसान मत करो मुझ पर, 2 दिन सब्र नहीं कर सकते तुम? रुहाब ने हाथ में पकड़ी चॉकलेट उसके हाथ में थमाते हुए मसनूई गुस्से से कहा, रूही तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? अब तुम यूरोप चली जाओगी, हमें छोड़कर, थोड़ा तो रहम कर लो। हाजिम ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। अब रुहाब आंखों में नमी लिए खड़ी थी। वो रोने की मुकम्मल तैयारी में थी। ओए रूही, रोने का नहीं कहा मैंने, वैसे मुझे नहीं पता था कि चुड़ैलें भी रो देती हैं। हाजिम ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि उसकी खुद की आंखें भी। तुम खुद क्या हो और जानते हो चुड़ैलें पागल भी हो जाती हैं? रूही ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा। मैं एक शरीफ, हैंडसम, गुड लुकिंग, क्यूट सा लड़का हूँ और भाई मैं तो नफल पढ़ूंगा तुम्हारे जाने के बाद, अल्लाह अल्लाह करके जान छूटेगी तुमसे। अब दानियाल पर तो तरस आ रहा है मुझे, हाजिम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और वो उसकी बात पर तप चुकी थी। अच्छा, मैं तुम्हारी जान अभी निकाल कर देती हूँ, इधर दो मेरी चॉकलेट। रुहाब ने कहकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, और वो जो रुबाब से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था, इस अचानक होने वाले वार पर बस कुलस कर रह गया और अब बेबसी से मिनमिनाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।